नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए हुए लिंक्स को क्लिक करके हमारी मर्चेंडाइज साइट पर जाकर ऑपरेशन सिंदूर की मर्चेंडाइज अवश्य खरीदें। तो हम ऑपरेशन सिंदूर की बात कर ही रहे थे कि अब शुरू हो गया है ऑपरेशन राइजिंग लायंस। जी हाँ, इसराइल ने ईरान पर एक फुल फ्लेज्ड अटैक कर दिया है। फुल फ्लेज्ड अटैक का मतलब ये है कि पिछली बार की तरह कुछ घंटे वाला अटैक नहीं है। ये अटैक शुरू हुआ भारतीय समय के अनुसार लगभग आप समझिए करीब 6 बजे, और उस समय इसराइल में बजे होंगे करीब रात के 2:30 या 3, और तेहरान में बज रहे होंगे मेरे ख्याल से करीब 4 साढ़े 4 का वक्त होगा। उस समय पर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी और जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी उनके ऊपर इसराइल ने टारगेटेड अटैक किया है। और न केवल टारगेटेड अटैक किया है, बहुत ही सफलतापूर्वक यह अटैक किया गया है। आपको ध्यान होगा कि कल जब हम चर्चा कर रहे थे तो इस अटैक की बात भी की थी जनरल शंकर के साथ में, और इसका प्रेडिक्शन भी किया था, और आज वो बात बिल्कुल सही हो गई। यद्यपि लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, लोगों को ये लग रहा था, और यूएस भी इस तरह के इंडिकेशन दे रहा था, जिस तरह से उसने आपके अपनी एम्बसीज़ बहरीन में और कुवैत में और कतर में अपनी एम्बसीज़ वगैरह खाली करवा ली थी, उससे लग रहा था कि यूएस को पता है कि भाई इसराइल मानेगा नहीं। यूएस इसराइल से कह रहा था कि मत करो, हम जो है इसको डिप्लोमेटिकली सॉल्व कर लेंगे। इसराइल कह रहा था यूएस से कि बेवकूफ़ी की बातें मत करो, ये लोग बिल्कुल थ्रेशोल्ड पे पहुंच गए हैं, ये तुमको उलझाते रहेंगे डिप्लोमेटिक बातचीत में, जैसे पिछली बार उलझाया था। और उस डिप्लोमेटिक बातचीत में उलझा के इनके पास इस समय 90 किलोग्राम इनरिच्ड यूरेनियम आ गया है, और ये अब उसको वेपनाइज करने के प्रोसेस में है, और ये कुछ ही हफ्तों में न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे। और जिस दिन ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे उस दिन निश्चित रूप से सबसे पहले उसको इसराइल पे ही छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोई स्ट्रेटिजिक कंट्री नहीं है। जैसा मैंने कल भी कहा था, ये एक आइडियोलॉजिकल कंट्री है, और आइडियोलॉजी क्या है? जो इस्लाम की आइडियोलॉजी है, जो इस्लाम की थियोलॉजी है, वो यही है कि पूरी दुनिया को उन्हें ख़त्म करना है। पूरी दुनिया ख़त्म होगी तो उसके बाद फिर सारे जितने भी मुसलमान हैं वो फिर जन्नत में जाके 72 हूरों का सेवन कर सकेंगे, और उसके लिए कंडीशन प्रेसिडेंट है कि सारी दुनिया ख़त्म हो। तो उनको तो दुनिया ख़त्म करनी है। इसी तरह से जैसे पाकिस्तान जो है, जिसको ग़ज़वा-ए हिंद करना है, उसको भारत को समाप्त करना है, इसी तरह से इनको यहूदियों को समाप्त करना है, इजराइल को समाप्त करना है। वरना आप देख लीजिए, तो आप ये देखिए कि ईरान कहाँ है। हम ईरान की बाउंड्री दिखाते हैं आपको, ये आप देख रहे हैं, ये ईरान की बाउंड्री है। अब यहाँ से इजराइल के बीच में इराक़ है। इराक़ के बाद ये जाएंगे तो या तो जॉर्डन के थ्रू जाएंगे या सीरिया के थ्रू जाएंगे। तो अब बीच में दो कंट्रीज़ हैं, इनकी सीमा नहीं मिलती है, लेकिन दुश्मनी पाल रखी है। क्यों दुश्मनी पाल रखी है? क्योंकि बड़ी किताब कहती है कि साहब की जब तक यहूदी जो है आखिरी ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक वो क़यामत का दिन नहीं आएगा। क़यामत का दिन नहीं आएगा तो जन्नत नहीं जा पाएंगे। यही बात हमास कहता है। हमास के साथ झगड़ा क्या है? हमास के साथ 2 स्टेट सोल्यूशन में इसराइल को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन हमास अपनी ज़िद से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और उसकी ज़िद ये है कि पूरी दुनिया में से एक एक यहूदी को वो ख़त्म करेगा। ये सारे टंटे की जड़ है। अब इसराइल ये कह रहा था यूएस से कि भाई हम करेंगे, तुम साथ आओगे तो ठीक है, और तुम साथ नहीं आओगे तो तुम्हारे बिना भी करेंगे, और तुम अगर खिलाफ़ खड़े रहोगे तो तुम्हारे खिलाफ़ भी करेंगे। यहाँ तक नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अब ईरान और इजराइल के बीच में वो कोई ट्रेड वाला काम नहीं करवा पा रहे। अरे भाई तुम ईरान के, हम तुम्हारे साथ ट्रेड करेंगे, हम तुम्हारी सैंक्शंस ख़त्म कर देंगे, तुम इसराइल को छोड़ दो, इसराइल हम तुमको कुछ और दे देंगे, वैसे भी बहुत कुछ देते हैं, और कुछ दे देंगे, इस तरह की कोई बात नहीं। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल दुम दबा के घुस गए।
और ये कहते रहे कि देखिए हमको डिप्लोमेटिक सोल्यूशन करना है। अच्छा, जब अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, उसके बाद भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमारी डिप्लोमेटिक जो एफर्ट है, संडे को जो मीटिंग होनी है और वो होती रहेगी। ईरान ने उनको दिया चपेटा और बोला कि भाई हम अब वो मीटिंग नहीं करेंगे। आप ये देखिए, यूएस के मार्को रूबियो ने आके सामने बाइट दी और ये कहा कि हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है, यूएस इसमें ना तो कोई असिस्टेंस दे रहा है, ना कोई एड दे रहा है, ना कुछ कर रहा है। ईरान कहता है कि ये सब बेकार की बातें हैं, बिना यूएस की अथॉरिटी के ये हो ही नहीं सकता। बीच में जो अटैक हुआ वो इतना ख़तरनाक था, इतना ख़तरनाक था। आप ये देखिए, ये है इजराइल, और इजराइल से इनके प्लेन चले हैं, जो बताया जा रहा है कि जॉर्डन के थ्रू और इराक़ के थ्रू, और ये सीधे पहुंच गए तेहरान, जहाँ पे तेहरान में मिलिट्री हेडक्वार्टर, इनका जो जनरल हेडक्वार्टर था उसको बॉम्ब किया, और इनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे मोहम्मद बाघेरी, उनको ख़त्म कर दिया। और ना केवल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मोहम्मद बाघेरी ख़त्म हुए, जो सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल संस्था है आपके इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, तो जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है IRGC, तो IRGC का जो कमांडर था, कमांडर इन चीफ, जो कि सुप्रीम काउंसिल का डिप्टी है, यानी कि हसन ख़मैनी जो सुप्रीम लीडर हैं उनके बाद नेक्स्ट आता है, उसका नाम है हसन सलामी। हसन सलामी को भी ख़त्म कर दिया। और ये तेहरान में डायरेक्ट अटैक किया यहाँ पे। तेहरान के बाद इन्होंने इनकी जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन थी, जो सबसे बड़ी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है जहाँ पे जो इनकी एनरिचमेंट फैसिलिटी है वो है ये, जिसको बोलते हैं नातांज। नातांज पे हमला किया। नातांज के बाद जो इनका सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है ये वो इस्फहान में है। इस्फहान में हमला किया। इस्फहान में एक फूदे नाम की जगह है, इस्फहान शहर में ही है फूदे में हमला किया। फूदे में हमला करने के बाद एक और इनकी फैसिलिटी है अराक, यहाँ पर हमला किया। मिलिट्री इंस्टॉलेशन मैंने आपको बताई ही, तेहरान में हमला किया। और एक और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है ताबरीज़, यहाँ पर हमला किया। ये पहले हमले थे, और इन पहले हमलों में जैसा मैंने आपको बताया, मोहम्मद बाघेरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल हुसैन सलामी चीफ ऑफ IRGC और जनरल ग़ुलाम अली रशीद, और जनरल ग़ुलाम अली रशीद जो थे ये डिप्टी कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, इनको ख़त्म किया। इनको ख़त्म करने के साथ साथ दो जो इनके सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, एक है फेरिदून अब्बासी, फेरिदून अब्बासी को मारा। फेरिदून अब्बासी को मारने के बाद मोहम्मद मेहदी तहरलांची, इनको मारा। ये 5 जो हैं ये इस समय वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और वेस्टर्न मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान बुरी तरह से खिसियाया हुआ है। ईरान ने US को भी कह दिया है कि भाई हम तुम्हारे भी जो बेसेस हैं उनको हिट कर सकते हैं। अभी तो हम इजराइल को निपटेंगे, और इजराइल को निपटने के लिए उन्होंने 100 ड्रोन रवाना कर दिए। 100 ड्रोन जब रवाना किए, लगभग 1 घंटे पहले रवाना किए थे, उसको पहुंचने में लगेंगे 2-2.5 घंटे, क्योंकि मैंने बताया आपको करीब 1600 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस है ये है लगभग 1600 किलोमीटर। तो 1600 किलोमीटर वाली मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज़ नहीं करके इजराइल ने अपने फाइटर प्लेन्स यूज़ किए हैं, और फाइटर प्लेन्स इस समय ईरान में निर्बाध घूम रहे हैं, क्योंकि ईरान की एयर डिफेंस वो पहले ही ख़त्म कर चुका था। जब पिछली बार हमला किया था तो ईरान की एयर डिफेंस समाप्त कर दी थी। तो ईरान की एयर डिफेंस में अभी कुछ नहीं है। वो ये जो आपके विमान हैं वो घूम रहे हैं साथ में। ऑब्वियसली अगर घूम रहे हैं तो फिर ईंधन कहाँ से आ रहा है, तो इसका मतलब कि जो रीफ्यूलर जो हैं वो भी घूम रहे हैं। तो ईरान का स्काई जो है वो पूरी तरह से इस समय इजराइल ने आच्छादित कर रखा है। ईरान उनके खिलाफ कोई भी इफ़ेक्टिव एयर डिफेंस माउंट नहीं कर पा रहा है।
लेकिन ईरान के पास क्या है, ईरान के पास एयर डिफेंस जो वो करता है, उसकी एयर डिफेंस उसके एयर ऑफेंस में ही निहित है। यानी उसके पास एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, बहुत बड़ा उसके पास आर्सेनल है मिसाइल्स का और रॉकेट्स का और ड्रोन्स का। वो ड्रोन्स उसने रवाना कर दिए हैं, बट ड्रोन चलता है भी 400-500 किलोमीटर की स्पीड पे, 1600 किलोमीटर जाना है। तो ये समझिए कि ड्रोन पहुँचेंगे 3-4 घंटे में, जब वहाँ पर उसी समय पर ये अपनी मिसाइल्स भी छोड़ेंगे। तो अब इज़राइल को ये सारी जो मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं, ये सब अपने हिसाब से करनी पड़ेंगी। ये जो बताया गया है कि साहब ये जो ड्रोन्स हैं ये सऊदी अरब होके जा रहे हैं, तो सऊदी अरब के ऊपर ही इज़राइल ने उनको उड़ाना शुरू कर दिया है। यानी जो ईरान ने जो रास्ता लिया है वो ऐसे होके यूं इज़राइल की तरफ लिया है, और सऊदी अरब अरेबियन एयर स्पेस में इज़राइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पर कारगर होके और इस सारे ड्रोन्स को इस समय उड़ा रहा है। अब इशू ये आता है कि साहब कि ये जो पूरा काम हो रहा है कि ये क्या रीजनल वॉर रहेगा, या फिर ये रीजनल वॉर से स्पाइरल होके ये एक वर्ल्ड वॉर तक में तब्दील हो सकता है? क्या ऐसी संभावना बन सकती है? ये सब ईरान के ऊपर डिपेंड करेगा। अब पूरी तरह से ये मामला जो है वो ईरान के हाथ में है, क्योंकि अगर ईरान ने अमेरिकन बेसिस को हिट करना शुरू कर दिया, और मैंने आपको कल बताए थे अमेरिकन बेसिस जो है, अमेरिकन बेसिस इधर जो क्रीटी आइलैंड है ग्रीस का, वहाँ पे हैं, उसके अलावा पूरे आपके गल्फ़ में है, जिबूती में है, जिबूती ठीक यमन के सामने है, और वहाँ पे उनका जो कैरियर फ्लीट है वो भी है। इन सब के ऊपर अगर ईरान ने हमला शुरू कर दिया तो इनके लिए बहुत मुश्किल आ जाएगी अमेरिकन के लिए, और फिर अमेरिकन को ईरान पर बड़ा हमला करना ही पड़ेगा। और उस बड़े हमले के लिए जो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान को हायर कर लिया है इन्होंने, पाकिस्तान नाम की हीरा मंडी में दाम लगा के पाकिस्तान नाम की रंडी को हायर किया जा चुका है, और वहीं पर पहले ही किया जा चुका था, ये कार्यक्रम पहले ही हुआ था। और वहाँ पर भारत ने जब पाकिस्तान पर आक्रमण किया तो बहुत सारे अमेरिकन एसेट्स जिसमें F-35 भी संभवतः शामिल थे वो उड़ गए, और इसीलिए हमारे ट्रंप बाबू जो थे वो बुरी तरह से बिफर गए और बुरी तरह से बिखर गए, और उन्होंने कहा नहीं 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 जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, कुछ भी करो, जल्दी करो। तो अंदर खाने और क्या बात हुई अब धीरे धीरे सामने आएगी, लेकिन ये स्पष्ट दिख रहा है कि पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से यूएस ने कार्यक्रम बना लिया है। अब ये भाई साहब चल रहा है, और आगे के 2-3 घंटे जो हैं वो क्रूशल है, जिसमें हमें यह पता चलेगा कि ईरान आखिरकार क्या करने जा रहा है। इज़राइल ने एक काम पहले भी कर लिया था, एक काम पहले ये कर लिया था क्योंकि पहले इज़राइल के लिए बहुत परेशानी इसलिए थी क्योंकि ये लेबनान में और सीरिया में दोनों में ईरान का एक तरह से बोलबाला था, और पिछले कुछ दिनों में ईरान और सीरिया दोनों जगह से जो लेबनान और सीरिया दोनों स्थानों से जो ईरान समर्थित सरकारें थीं वो जा चुकी हैं, और वहाँ ईरान समर्थित सरकारें नहीं हैं। तो पहले अभी आप इसीलिए देख रहे हैं कि ये सऊदी अरब होके भेज रहे हैं, तो सऊदी अरब डेफिनेटली अपनी स्पेस से ड्रोन अगर जा रहे हैं तो वो उस स्पेस को अलाउ नहीं करेगा। सीरिया से इसलिए नहीं भेज रहे हैं क्योंकि सीरिया में अमेरिकन बेसेस हैं, और सीरिया के अमेरिकन बेसिस इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं अगर वो चाहें। हालांकि अभी वो कह रहे हैं कि साहब हम न्यूट्रल अमेरिका इज़राइल के साथ किसी का युद्ध हो और न्यूट्रल रहे, ये भी बड़े आश्चर्य की बात है, और अगर है तो ये बड़े खेद की बात भी है, और इसका परिणाम मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को वैसे भी भुगतना पड़ेगा। दोनों तरफ से उनके लिए मुसीबत है। डोनाल्ड ट्रंप की हालत वैसे भी ख़राब है क्योंकि जो उन्होंने काम किया था कैलिफोर्निया में, जो नेशनल गार्ड्स वगैरह भेजे थे, उसके ऊपर कोर्ट ने रोक लगा दी। अब वो कोर्ट बैटल भी अलग से लड़ेंगे। भारत के लिए एक स्थिति है जिसमें भारत अपना जो इन्फ्लुएंस और भी एक्सटेंड कर सकता है। भारत ने
पहले ही कॉल दे दी है कि साहब वार्तालाप कीजिए। वैसे भारत को कहना चाहिए ट्रेड कीजिए ट्रंप की तरह, लेकिन अभी भारत ने वार्तालाप की कॉल दी है। तो कहा कि भाई डी एस्केलेट, वार्तालाप कीजिए। आगे देखते हैं आगे क्या चलता है, कौन कौन से इसमें युद्ध के हथियार कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं और क्या होगा, ये सब डिटेल हम आगे लेके आपके सामने फिर से आएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।